हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक ट्वीट किया गया था हमारे द्वारा जिसमें हमने ये बात कही थी कि रशियंस डायरेक्टली रिवील द एयरक्राफ्ट वेयर एज वी हैव अ विकिपीडिया पेज फॉर आर्मका नाउ फॉर मोर देन अ डिकेड फॉलोड बाय तेजस मार्क II एंड टेट-BF। तो इसको लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम जैसे जो पेजेस हैं उन्होंने इसे रीट्वीट किया था और ये कहा था कि इंडियंस ने फाइनली एक्सेप्ट किया कि जो तेजस हैं, आर्मका है, तेजस मार्क II जैसे प्रोजेक्ट्स हैं वो एक फेलियर है। तो इसका जवाब हम आगे देंगे। बाकी कुछ इंडियंस का ये कहना था कि जो MiG-35 हैं, Su-57 हैं, वो प्रोजेक्ट भी एक एक्सपोर्ट फेलियर हैं जिनको ऐसे ही रिवील किया गया था और आगे चलकर वो कुछ खास नहीं कर पाए। तो इनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले अपने पॉइंट्स को यहाँ पर समझा देते हैं। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि हम आर्मका के बारे में, तेजस मार्क II के बारे में सालों से सुनते आ रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी स्पेसिफिकेशंस भी बाहर है। कौन कौन से वेपन फायर करेंगे, क्या लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी, सबका डेटा अवेलेबल है। लेकिन जब बात आती है कि एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट कहाँ पर पहुँचा है, तो ज़्यादातर जो चीज़ हमें सुनाई देती है वो ये है कि फाइनल डिज़ाइन फेज पर है। तो ये जो हम टाइमलाइन मिस करते हैं, इसमें आप एक पर्टिकुलर सेक्टर को ब्लेम नहीं कर सकते, ये कलेक्टिव फेलियर है। यहाँ पर गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है, ब्यूरोक्रेसी भी रिस्पॉन्सिबल है और कई बार कंपनीज भी रिस्पॉन्सिबल है। शायद हम एक बेटर सिचुएशन में होते अगर HF-24 मारूत के प्रोजेक्ट को ज़्यादा सीरियसली लिया होता। तो बीच में गवर्नमेंट का साथ छोड़ने की वजह से एयरफोर्स का जो कॉन्फिडेंस है इंडिजिनस एयरक्राफ्ट से वो भी थोड़ा कम हो गया, क्योंकि एयरफोर्स से इनके अच्छे खासे नंबर ऑर्डर किए थे पर इन एयरक्राफ्ट में ज़्यादा पावरफुल इंजन जो है वो कभी लग ही नहीं पाए। तो उस टाइम के जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने भरोसा जो है वो इम्पोर्ट पर ज़्यादा दिखाया और एक जो इकोसिस्टम है वो हमारे यहाँ डेवलप नहीं हो पाया। उसके बाद तेजस को लेकर भी जो सिचुएशन है वो पहले की तरह चलती रही, पर अल्टीमेटली गवर्नमेंट के चेंज होने के बाद से और लीडरशिप के चेंज होने के बाद से ये जो प्रोजेक्ट है उसको दोबारा से रिवाइव किया गया, ये कहना गलत नहीं रहेगा। अभी की सिचुएशन की बात करें तो जो इंडिजिनस वेपन्स हैं उन पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है गवर्नमेंट की साइड से भी और इवन आर्म फोर्सेस की साइड से भी। तो गवर्नमेंट का जो आज एटीट्यूड है अगर वो पहले से रहा होता तो हो सकता है तेजस मार्क II और आर्मका के प्रोटोटाइप अभी तक फ्लाई कर रहे होते। अभी भी जो कंपनीज वगैरह हैं, PSU वगैरह हैं जो यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, उनको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा ताकि जो प्रोडक्शन वगैरह है उसको तेज़ किया जा सके। तो अभी भी काफ़ी काम करना ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं MiG-35 और Su-57 के बारे में, जिसको एक एक्सपोर्ट फेलियर बताया जा रहा है। तो MiG-35 को रिवील किया गया था एरो इंडिया में और जब इसको रिवील किया गया था तो जो स्पेसिफिकेशंस बताई गई थी ये उसको मैच नहीं करता था, पर फिर भी ये एक फ्लाइंग एयरक्राफ्ट था जो कि बेस्ड था MiG-29M पर और बाद में इसमें जो प्रॉमिस्ड एवियोनिक्स वगैरह थे उनको ऐड किया गया। लेकिन फिर भी अगर आप इसके एक्सपोर्ट को देखेंगे तो ये एक एक्सपोर्ट फेलियर कहा जा सकता है। तो ये एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट फेलियर ज़रूर निकल कर सामने आया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये एयरक्राफ्ट एक फेलियर है। कैपेबिलिटी में ये एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है, पर जिस आइडिया से इस एयरक्राफ्ट को बनाया गया था फ्लॉ उसमें था, जिसकी वजह से ये जो एयरक्राफ्ट है वो एक एक्सपोर्ट सक्सेस नहीं बन पाया। तो MiG-35 को बनाया गया था MiG-29 को रिप्लेस करने के लिए। तो MiG-29 में अभी भी काफ़ी लाइफ बची थी और रशिया द्वारा MiG-29 के अपग्रेड्स भी ऑफर किए जा रहे थे, जो कि उनको MiG-35 जितना कैपेबल तो नहीं बना रहे थे पर उसके काफ़ी क्लोज ले आ रहे थे। तो MiG-29 को अपग्रेड करना ज़्यादा सेंस बना रहा था ज़्यादा पैसा देकर नए एयरक्राफ्ट लेने से। साथ ही जो Su-30SM है वो भी एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबल था, जिसका प्राइस डिफरेंस MiG-35 से बहुत ज़्यादा नहीं है। तो काफ़ी कंट्रियों ने Su-30SM को प्रेफर किया। तो MiG-35 का जो एक्सपोर्ट फेलियर है वो रशिया की स्ट्रैटेजी की वजह से है, एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी की वजह से नहीं। अब बात करते हैं Su-57 की। तो Su-57 की जो फर्स्ट फ्लाइट है वो 2010 में हुई थी, जिसको 10 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। तो शुरुआत में इंडिया यहाँ पर इन्वॉल्व था, FGFA नाम से जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा था, पर इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। इसके पीछे जो रीज़न है वो एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी नहीं है, जो डील है वो इंडिया के लिए सूटेबल नहीं थी। ये Su-30 MKI की तरह ही होने वाला था, जहाँ पर इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा पैसा भी लगाया और जो पूरी टेक्नोलॉजी है वो भी हमें मिल नहीं पाई इतने बड़े नंबर में इन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के बाद भी। तो Su-30 MKI कहीं से भी कम कैपेबल एयरक्राफ्ट नहीं है, वैसे ही Su-57 भी कहीं से भी कम एयरक्राफ्ट नहीं है, चाहे हम एवियोनिक्स की बात कर लें, चाहे हम उसकी फ़्लाइट परफॉर्मेंस की बात कर लें। काफ़ी ज़्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट है, पर जो डील है वो हमारे लिए सूटेबल नहीं थी। साथ में जो इसका इंजन है वो भी फाइनल फेज़ के डेवलपमेंट में है। तो ये एयरक्राफ्ट अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है अपने ओरिजिनल फॉर्म में, पर अगर आप फर्स्ट फ्लाइट से अभी तक का टाइम देखें तो इतना टाइम लगभग लग जाता है।
बाकी रशियन वेपन्स वगैरह कितने कैपेबल हैं इसके बारे में हमें बहुत डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं है, हम सब काफ़ी अच्छे से जानते हैं। इनका प्रोडक्शन रेट क्या रहा है, टेक्नोलॉजीज़ कैसी कैसी डेवलप करी हैं, ये चीज़ भी कोई डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। रशियन डिफेंस इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो फंडिंग का है। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद कितने सारे प्रोजेक्ट जो रशिया के हैं वो फंडिंग की वजह से रोकने पड़े, जिसकी वजह से जो वेस्ट है वो रशिया से आगे निकल गया। मेकोयन प्रोजेक्ट 1.44 जैसे कई प्रोजेक्ट जो हैं वो बंद करने पड़ गए। तो आज उनकी हालत ये है कि अपने डिफेंस इंडस्ट्रीज़ को सस्टेन कराने के लिए उन्हें एक्सपोर्ट पर डिपेंड करना पड़ रहा है। वहीं पर इंडिया की बात करें तो इंडिया का पहले से ही फोकस जो है वो एक्सपोर्ट पर ज़्यादा रहा था, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जितना खर्चा हमें करना चाहिए था उतना हमने किया नहीं है। तो जो बात हमने कही थी वो लोगों को भले बुरी लगे और भले ही वो इंडिया की साइड को डिफेंड करने की कोशिश करें, पर हमें ऐसा लगता है कि जो चीज़ जैसे है उसे वैसा मानना ज़रूरी है। बाकी अब उस मुद्दे की बात करते हैं जिसको पाकिस्तान द्वारा उछाला जा रहा है और कहा जा रहा है क्योंकि तेजस मार्क 2 और आमका जैसे प्रोजेक्ट लेट हो गए हैं तो वो एक फेलियर है। तो बचपन में हमने खरगोश और कछुए की कहानी पढ़ी थी, इसका रिजल्ट हमें पता है, से में ये बात ना पढ़ाई जाती हो। लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हम कई सालों से करते आ रहे हैं। MiG-21 से लेकर Su-30 MKI सब हम इंडिया में ही बनाते हैं। तो अगर JF-17 की एक प्रोडक्शन फैसिलिटी पाकिस्तान में खुल गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि JF-17 उनका इंडिजिनस फाइटर हो गया। तो हमारे यहाँ एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन का एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है जो कि पहले हो जाना चाहिए था, बाद में हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ फ्यूचर में हमारे काम नहीं आएगी। तेजस का जो इंडक्शन है वो भले ही बाद में हुआ हो, लेकिन अभी भी वो JF-17 से कैपेबिलिटी में बेटर है। हाँ, ये बात और है कि तेजस को पहले ही सर्विस में इंडक्ट कर लेना चाहिए था और बाद में उन्हें अपग्रेड करते ताकि अच्छे खासे नंबर में अभी ये सर्विस में होते। हमने पाकिस्तान की तरह JF-17 को 3rd जनरेशन की कैपेबिलिटी में सर्विस में नहीं लिया। जब तेजस 4++ जनरेशन के लेवल के पहुंच गए तब हमने सर्विस में लिया। यहाँ पर हम तेजस को पहले सर्विस में इंडक्ट करके उन्हें इस लेवल का पहुंचा सकते थे, ये बात सही है। लेकिन चीज़ों को यहाँ पर हमने सुधारने की कोशिश करी है। तेजस मार्क 1A जो है वो 2023 से सर्विस में आना चालू हो जाएंगे, जो कि JF-17 के ब्लॉक 3 वेरिएंट से बेटर हैं। इस पर हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं। बाकी बात करें तेजस मार्क 2 की और आमका की, तो वहाँ पर कोई अर्जेंट नीड नहीं है। जिन एयरक्राफ्ट को उन्हें रिप्लेस करना है वो अभी रिसेंटली अपग्रेड किए गए हैं, जिसमें हम MiG-29 और मिराज 2000 की बात कर रहे हैं। तो उनकी अभी काफ़ी सर्विस बाकी है, वहाँ कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो ये चीज़ पहले हो सकती थी पर अभी भी बहुत ज़्यादा बिगड़ा नहीं है। आई होप चीज़ें क्लियर हों। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।